हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैप। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 25 जुलाई 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, इट इज़ अबाउट नेपाल प्लेन क्रैश। नाउ रिसेंटली कल के न्यूज़ के अंदर ये आया है कि नेपाल के अंदर रिसेंटली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर बेसिकली एक प्लेन क्रैश हुआ है। नाउ ये पर्टिकुलर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? इट इज़ इन नेपाल, और नेपाल का जो कैपिटल है इट इज़ काठमांडू। यहीं पर ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फ्रॉम न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन कहाँ पर है। इसके अलावा इट वॉज हेडिंग टू पोखरा। नाउ देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पोखरा। अगेन ये नेपाल के अंदर है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सो वंस अगेन दीज आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, एंड पोखरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कहाँ पर है। दोनों ही चीज़ें नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। नाउ 18 से ज़्यादा लोग यहाँ मारे गए हैं एंड द कैप्टन इज द सोल सर्वाइवर इन दिस पर्टिकुलर क्रैश। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द कॉज? नाउ दिस पर्टिकुलर कॉज जो है, ये पर्टिकुलर चीज़ आप यहाँ पर अपने आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हैं जब भी आपको हिली एरियाज़ के अंदर जो उड़ान स्कीम है, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, ये स्कीम जो है एयरक्राफ्ट को चीप बनाने के लिए, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ पर एक्सीडेंट होने के प्रोन चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? नेपाल में, फिर हिमालयन रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन है बेसिकली यहाँ पे, कहाँ पे, जिसके कारण यहाँ के जो रनवेज हैं ना वो बहुत ट्रिकी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है वहाँ पर लैंड करना, और वहाँ के जो वेदर कंडीशंस है वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है यहाँ पर इवन जो एक्सपीरियंस पायलट्स हैं उनको भी, राइट। तो इस चीज़ के कारण यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्रैश हुआ है, और एग्जैक्ट रीज़न अभी हमें मालूम नहीं है, बट एग्जैक्ट रीज़न विल बी नोन सून विद द हेल्प ऑफ थिंग कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स। ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट बिहार। देखो, दिस पर्टिकुलर न्यूज़ विल बी मोर इंपॉर्टेंट अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो कोट दिस थिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी इसको कोट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। एक बिल पास हुआ है रिसेंटली 2024 में। इट हैज़ बिन पास, तो इट इज़ नो लॉन्गर अ बिल, इट हैज़ बिकम अ एक्ट रादर। ठीक है। सो हुआ क्या है, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिंपली डिसाइड किया है कि जो एग्जाम्स में चीटिंग होती है उसको रोकने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट को उन्होंने पास किया है। सो दिस हैज़ बिन ऑलरेडी पास्ड। तो बिहार असेंबली के अंदर इसको पास किया गया है, और ये बोला गया है कि भले ही कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो या फिर कोई दूसरी प्राइवेट एजेंसी हो, इनमें से कोई भी अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और अगर वो माल प्रैक्टिस में पकड़ा जाता है, मतलब उसको चीटिंग वगैरह केस में अगर वो पाया जाता है, तो वहाँ पर 5 से 10 साल की उसको जेल हो सकती है, और साथ ही साथ 1 करोड़ तक का मॉनेटरी फाइन हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर वो बेसिकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी हो जाएगी, मतलब उसको सर्विस से हटा दिया जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसी जो क्या किया गया, बेसिकली मोर स्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो क्या बिहार के पास इससे पहले कोई लॉ था? द आंसर इज गेस। देखो, बिहार के पास इससे पहले भी लॉ था, बट वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। उसके अंदर जेल टर्म सिर्फ 6 महीने की थी, तो वो एक टाइप का डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर न्यू बिल के थ्रू चेंज किया गया है। नाउ इसके अलावा ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा लेट्स से बॉडी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कोई ऐसी बॉडी है जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में हेल्प कर रही है, तो अगर वो चीटिंग वगैरह में पकड़ा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि स्कूल वगैरह या फिर कोई भी चीज़ ऐसी, उसको भी यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर सकती है, मतलब यहाँ पर उसको जब्त कर सकती है। ठीक है, जब्त कर सकती है। इसके अलावा अगर वो पर्टिकुलर चीज़ प्रूव हो जाता है कि उसने एग्ज़ाम के माल प्रैक्टिस में कुछ यहाँ पर हेल्प किया है, तो उसको उस एग्ज़ाम की कंप्लीट जो कॉस्ट है, मतलब गवर्नमेंट का जितना खर्चा है उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, उतना पैसा उसको वहाँ पर कवर करना होगा, उतना पैसा देना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइन। देखो, ये फाइन अलग है, और यहाँ पर कॉस्ट उसको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट से, जो मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा बर्बाद हुआ है उस चीज़ को। नाउ इसके अलावा बिल के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर होंगी वो सबके सब नॉन बेलेबल होंगी, मतलब उसके ऊपर बेल नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले झारखंड की जो स्टेट असेंबली है उसने भी एक सिमिलर बिल पास किया था लास्ट ईयर, यानी 2023 के अंदर, जहाँ पर ये बोला था कि अगर कोई इस चीज़ के अंदर पकड़ा जाता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 10 करोड़ तक के फाइन हो सकते हैं। ये जो है ये बिहार से भी ज़्यादा टफ और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ये पर्टिकुलर बिल पास किया है, फिर ये पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बिल के एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या है, राइट। इसके अलावा आप मेंस के अंदर भी इसको कोट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि इस साल के मेंस के अंदर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन विल बी अराउंड चीटिंग। जो चीटिंग इन द एग्जामिनेशन वगैरह का जो एक कंसेप्ट है उसके ऊपर एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है इस बार। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। यहाँ पर एक एडिटोरियल है जहाँ पर बोला गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो एक्सपेंशन, जो रिफॉर्म्स है जिसके लिए इंडिया लगातार बैक कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हो रहा है। नाउ इंडिया और जो कुछ बाकी कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बट इसके बावजूद अभी तक रिफॉर्म्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है, यूएनएससी के एक्सपेंशन के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। देखो, अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो उसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट।
सो परमानेंट की बात करें तो 5 मेंबर्स परमानेंट है और नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स होते हैं जिनको टाइम टू टाइम इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो परमानेंट मेंबर है ये हमेशा रहते हैं और इनके पास एक स्पेशल वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर इनमें से 5 में से अगर कोई भी एक कंट्री चाहे तो अगर वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करती है तो किसी भी चीज़ को होने से रोक सकती है। मतलब लेट्स से कि अगर इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाना है तो वहाँ पर जो 5 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर P5 जो है उनमें से एक चाइना भी है। तो चाइना अगर यहाँ पर वीटो कर देगा तो यहाँ पर इंडिया का भी मेंबर नहीं बन पाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई कि उनके पास वीटो पावर है, इसीलिए सारी कंट्रीज बेसिकली कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबरशिप बनना चाहती है। नाउ अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की तो देखो रिफॉर्म्स और जो एक्सपेंशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो इंडिया भी चाहता है और एक G4 पार्टनर्स हैं इंडिया के, जिसमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और इंडिया, ये 4 कंट्रीज G4 बनाती हैं। G4 को बनाया ही इसलिए गया है ताकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की बात कर सकें, ठीक है। ये लोग लगातार परमानेंट सीट्स की डिमांड कर रहे हैं बट अभी तक इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो एक नया कंसेप्ट है यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट्स आपस में बैठ के बायलैटरली बातचीत करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 2023 से ये देखा गया है कि इंडिया जो है काफ़ी कोशिशें कर रहा है बट जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन के लेवल पे हो रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, ये फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है कि जो IGN है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। बेसिकली इसके जो सेशंस हैं अब वो लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं, इनके लिए एक प्रॉपर डिजिटल रेपोजिटरी बनाई जा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इंडिया देखो ये सब प्रपोजल इंडिया का था तो इंडिया का प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट किया जा रहा है, इंडिया की वैल्यू की जा रही है बट इसके बावजूद जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बेसिकली परमानेंट मेंबरशिप की बात कर रहा है वो अभी तक नहीं हो पाया है। नेक्स्ट ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बाद एक ये भी रीज़न है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और जो उसका लैक ऑफ प्रोग्रेस है, मतलब वो प्रोग्रेस भी जो नहीं कर रहा है उसके कारण काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा है। अभी देखो कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशन एक पर्टिकुलर समिट करवाने वाला है जिसका नाम है समिट ऑफ द फ्यूचर। बेसिकली सितंबर 2024 में ये होने वाला है। सो समिट ऑफ द फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जिसके अंदर एक चीज़ ये भी होगा कि यूएन को कैसे हम रिबूट कर सकते हैं, कैसे फिर से अपग्रेड कर सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम रिफॉर्म्स की नीड की बात करें तो ऑब्वियसली रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी मल्टीलेटरल सिस्टम है, स्पेशली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है या फिर जो यूएन है वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर रही है किसी भी टाइप की जो जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ रही हैं पिछले कुछ सालों में उसको रोकने में। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 रशिया यूक्रेन वॉर को नहीं रोक पाई, इजराइल और हमस के वॉर को नहीं रोक पाई, राइट। बहुत सारा फूड क्राइसिस हो रहा है उसको नहीं रोक पाई, हेल्थ क्राइसिस हो रहा है उसको नहीं रोक पाई, राइट। किसी भी चीज़ के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडी नहीं लग रहा है। उसी कारण यहाँ पर जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को सॉल्व नहीं करने के कारण ऐसा बोला जा रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो G4 कंट्रीज़ हैं उनको इसके अंदर परमानेंट मेंबरशिप की ज़रूरत है सो दैट वो अपने एक्शंस को स्ट्रांगली ले सकें। मूविंग अहेड लेट्स टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक न्यूज़, जहाँ पर DRDO जो है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का रिसर्च बॉडी है डिफेंस के लिए, उसने बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है। वो मतलब बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कोई भी अगर हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा तो उसको हम खुद को डिफेंस करने के लिए इस चीज़ को बना रहे हैं, तो डिफेंस कर पाए एक ऐसा सिस्टम बना रहा है तो उसका फेज़ 2 बनाया जा रहा है। देखो फेज़ 1 जो था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर कोई भी ऐसी मिसाइल जो कि 2000 किलोमीटर के दूर से अगर हमारे ऊपर फेंकी जाती है, मतलब हमारे ऊपर मारी जाती है, तो उससे हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और जो फेज़ 2 है, देखो अभी ये तो हो गया फेज़ 1, राइट। फेज़ 1 के अंदर देखा हमने लिमिट कितनी थी, 2000 किलोमीटर। फेज़ 2 के अंदर ये बोला गया है कि अब हम 5000 किलोमीटर तक कि कोई भी अगर रेंज से कोई अगर मिसाइल फायर करता है इंडिया के ऊपर तो इंडिया उसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर मिसाइल से, उसको इंटरसेप्ट करके। तो रिसेंटली इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, ये पर्टिकुलर न्यूज़ समझो। देखो न्यूज़ है यहाँ पे हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। हल्द्वानी में क्या हुआ है, बेसिकली जो रेलवेज़ की डिपार्टमेंट है उन्होंने ये देखा है कि अभी हम माउंटेन ट्रेन्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं इंडिया में, जिसके कारण नंबर ऑफ़ रेलवे ट्रैक्स जो है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बट जब वो रेलवे ट्रैक्स को इंक्रीज़ करने के लिए उस ज़मीन पे गए तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर जो रेलवे की ज़मीन है ना, वहाँ पर कुछ लोगों ने इलीगली उस पर्टिकुलर लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया है, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर रह रहे हैं वो लोग। सो रेलवे ने क्या किया, उनको 1 वीक का नोटिस दिया। उनको रेलवे ने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ज़मीन खाली करनी है। तो उन लोगों ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये बात सही है कि ये लोग इलीगली रह रहे हैं, बट इसके बावजूद जब आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है तो उस टाइम आपको कहीं ना कहीं लोगों के शेल्टर का ध्यान जरूर रखना है। बिकॉज ऑल्दो इलीगल है बट इसके बावजूद 50,000 से ज़्यादा लोग उस रेलवे के लैंड के ऊपर रहते हैं। तो अगर हम उसको डिस्प्लेस कर देंगे तो ये लोग 50,000 लोग कहाँ जाएंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल रहा है कि ये चीज़ लीगल है,
सुप्रीम कोर्ट तो मान रहा है कि इलीगल है, बट इसके बावजूद ही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कुछ ह्यूमन कंसिडरेशन कर लो, कुछ ह्यूमैनिटी अपने अंदर रखो, सो दैट आप अच्छी तरीके से बेसिकली डेवलपमेंट को और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है दोनों को यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि राइट टू शेल्टर जो है एक टाइप का फंडामेंटल राइट है और सबके सर के ऊपर कहीं ना कहीं छत होना चाहिए। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट बन्नी ग्रासलैंड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है? तो इट इज़ इन कच्छ, दैट इज़ इन गुजरात। कच्छ गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। और देखो, आपने सुना होगा अफ्रीका से हम बेसिकली चीताज मंगा रहे हैं, और चीता मंगाने के बाद हमने उसको कूनो नेशनल पार्क में रखा था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी के अंदर प्रेजेंट है। कूनो नेशनल पार्क का सबसे खासियत ये है कि वहाँ पर प्रॉपर हैबिटेट है, राइट, प्रॉपर प्रे बेस है, मतलब जो जानवर चीताज खाते हैं, जो उनका फूड हैबिटेट है वो सब वहाँ पर नेचुरली प्रेजेंट है, राइट, ये सब फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि कूनो नेशनल पार्क में 2022 में जो हमने 20 चीताज मंगाए थे उसमें से 7 की डेथ हो गई और सिर्फ 13 अभी यहाँ पर बचे हुए हैं। इसके अलावा कूनो में सब मिलाकर के टोटल 21 चीताज हैं, जिसमें 13 जो है वो वाइल्ड में है, मतलब जो जंगल में घूम रहे हैं, कूनो नेशनल पार्क के अंदर घूम रहे हैं, और 7 को यहाँ पर बड़े बड़े पिंजरों में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, बिकॉज वो ज़्यादा खूंखार है, ज़्यादा मतलब डेंजरस है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको करंट स्टेटस समझ आ गया कूनो नेशनल पार्क का। अब देखो, जो अगला बैच है जो चीतास का आने वाला है अफ्रीका से, वो बेसिकली देखो उसको कहाँ रखने की बात चल रही है, उसको बेसिकली मतलब बात चल रही है कि उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं रखना है गांधी सागर सेंचुरी के अंदर। गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पर है? एमपी के अंदर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक, अब देखो गांधी सागर सेंचुरी तो मेन हब हो गया, बट इसके अलावा बेसिकली कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल साइट की तरह डिक्लेयर किया जा रहा है बन्नी ग्रासलैंड, जो कि गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। बन्नी ग्रासलैंड के अंदर भी प्रॉपर हैबिटेट बेस है, प्रॉपर ग्रासेस वगैरह है, प्रॉपर रहने के लिए सही जगह है, राइट। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको एक पोटेंशियल साइट बनाती है। ठीक है, इसके अलावा जो बन्नी का जो ग्रासलैंड्स है वो एक सूटेबल हैबिटेट की तरह माना जाता है चीता की ब्रीडिंग के लिए, चीता की कंजर्वेशन के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एक तो हमारे पास कूनो नेशनल पार्क के अंदर ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सेकेंड, कहीं ना कहीं हमने देखा गांधी सागर सेंचुरी को यहाँ पर रेडी किया जा रहा था एमपी में, जहाँ पर चीता को लेकर आने की बात की जा रही थी। और थर्ड, एक पोटेंशियल साइट की तरह यहाँ पर थर्ड, यानी कि कूनो जो बेसिकली जो बन्नी ग्रासलैंड है गुजरात के अंदर, उसको भी यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो गवर्नमेंट देखो अभी ये प्लान कर रही है कि 10 से 12 चीताज अभी हर साल मंगाने हैं अगले 5 साल के लिए, मतलब 50 से 60 चीताज इंडिया में इंट्रोड्यूस करने हैं। और ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क में पिछली बार जो भी गलतियाँ हुई थी, जैसे कि अक्लामेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, मतलब बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो गया था चीताज के हैबिटेट के अंदर, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स बेसिकली हुई थी, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, इन सब चीज़ों को यहाँ पर बेटर तरीके से डील करना है इस बार, ताकि उन चीताज की यहाँ पर कहीं ना कहीं डेथ ना हो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गया हो। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट टीबी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस को सॉल्व करने के लिए ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू सिस्टम बनाया है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि किसी पर्सन को टीबी है कि नहीं, और बहुत जल्दी मालूम कर सकते हैं। नो ICMR ने डिसाइड किया है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पर हम कमर्शियलाइज करेंगे, मतलब हम बेच देंगे किसी पर्टिकुलर कंपनी को, जिसके तहत वो पर्टिकुलर कंपनी क्या करेगी, आगे जाकर टीबी का टेस्टिंग वगैरह करेगी, सो दैट वो बेटर तरीके से टीबी का जो रिजल्ट है वो मालूम चल सके। नो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो टीबी का ये पर्टिकुलर चीज़ बनाई गई है उसको CRISPR-Cas9 की हेल्प से बनाया गया है। आपको याद होगा CRISPR-Cas9 क्या है? एक जीन एडिटिंग टूल है, मतलब जीन्स को एडिट करने का एक पर्टिकुलर टूल है, जिसकी हेल्प से टीबी को समझने के लिए इस पर्टिकुलर मशीन को बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? डिब्रूगढ़, यानी कि बेसिकली डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पर एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, यहीं पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाया गया है। और ये मतलब मालूम चला है कि ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट टीबी टेस्टिंग मेथड है, सबसे सस्ता टीबी को टेस्ट करने का मेथड है ये। नो, टीबी का बैक्टीरिया ये मालूम करता है डीएनए की हेल्प से। और बेसिकली क्या है, किसी पर्सन के सलाइवा से, मतलब जो उसका माउथ होता है उसके अंदर से सलाइवा लेंगे, सलाइवा से डीएनए लेंगे, और डीएनए से मालूम कर लेंगे कि टीबी का बैक्टीरिया वहाँ पर है कि नहीं है। तो बहुत ही लो कॉस्ट में काम हो जाएगा। इसके अलावा टीबी को मालूम करने के लिए कोई भी आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड कोई ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए होते हैं। आप जो बेसिकली प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं, जो बेसिक सिम्टम्स है, फीवर, रैश, उन सबसे मालूम कर सकते हैं कि टीबी है कि नहीं किसी पर्सन को। इसके अलावा इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 1500 सैंपल्स हर 2 घंटे में बना सकता है, मतलब 750 सैंपल्स पर आवर की स्पीड से ये अपना काम कर सकता है। नाउ टेक्नोलॉजी इतना सिंपल है कि उसको कहीं ना कहीं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देन सेकेंडरी में भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टर्शरी में तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम टीबी के इम्पैक्ट की बात करें तो टीबी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ इश्यूज है भारत के अंदर, जहाँ पर देखा जाता है कि हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख, मतलब 4,80,000 लोगों की डेथ हो जाती है टीबी के कारण, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी का इलाज नहीं मिल पाता, अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं, और या तो सही तरीके से मतलब इलाज नहीं होता, जिसके कारण उनकी कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो, ध्यान रखना है कि इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं टीबी को रिड्यूस करने के लिए, टीबी की मॉर्बिडिटी, टीबी की मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो,
हमने डिसाइड किया था कि 2025 तक हम टीबी को फिनिश कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद टीबी का जो डिक्रीजिंग ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्लेट्यू हो गया है, मतलब रुक गया है, वो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो टीबी को रोकने का चीज़ है हमारा। इसके अलावा हमें अभी ज़रूरत क्या है कि टीबी को बेटर तरीके से डील करने के लिए हमें रिवर्क करना होगा, अपने प्रोटोकॉल्स बनाने होंगे, मेडिकेशन को बेटर करना होगा, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को सही तरीके से करना होगा। यहाँ पर अपने AMR सुना होगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये भी यहाँ पर टीबी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अगर हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं ज़ीरो डेथ होंगी, ज़ीरो डिजीज़ होंगे टीबी से। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। मूविंग हेड, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स पाया गया है, और उसका एक नया वेरिएंट पाया गया है जिसका नाम है क्लैड 2B, यानी कि क्लैड 2B नाम का बेसिकली ये पर्टिकुलर मंकी पॉक्स है, जो कि DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बेसिकली बच्चों को और एडोलसेंट्स को, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या तो उनको 0 से 10 साल या फिर एडोलसेंट्स यानी कि 11 से लेकर 15 साल, इस पर्टिकुलर एज के अंदर के बच्चों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस पर्टिकुलर। ठीक है, नाउ एक्जैक्टली DRC में प्लेस का नाम क्या है? प्लेस का नाम है गोमा। सो गोमा एक प्लेस इन DRC जहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ एक्चुअली फैली है, मंकी पॉक्स जो है फैला है। तो जो नया मंकी पॉक्स का वेरिएंट है, तो जैसा मैंने आपको बताया उसका नाम है क्लैड 2B। बेसिकली ये बहुत इजीली फैलता है, और स्पेशली जो DRC के अंदर क्या है, बहुत सारे कैंप्स है, डिटेंशन कैंप्स है, जहाँ पर लोग रेफ्यूजी की तरह आकर उनकी कंट्री के अंदर रहते हैं। तो जो डिटेंशन कैंप होता है वहाँ पर बेसिकली भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में लोग होते हैं, उसके कारण ये पर्टिकुलर बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ये हम बात करने वाले हैं कैसे अफ्रीका के कुछ फार्मर्स ने क्लेम किया है कि उनकी सॉइल का जो हेल्थ है वो लगातार डाई हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो अफ्रीका के फार्मर्स स्पेशली जो कीनिया के अंदर हैं, वो लोग अपनी सॉइल फर्टिलिटी को डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं, अपनी क्रॉप यील्ड्स को डिक्रीज़ होता हुआ देख रहे हैं, राइट, जिसका मेन एम वो बता रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण ऐसा ये सब चीज़ें हो रही हैं ना। इसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है, हेल्थ इश्यूज़ इंक्रीज़ हो गई है, फूड इंपोर्ट्स के ऊपर जो बेसिकली ओवरऑल बेसिकली जो डिपेंडेंसी था वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो गई है, राइट। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसके कारण सॉइल डैमेज हुआ है, राइट, सॉइल काफ़ी एसिडिक हो गया है, न्यूट्रिएंट्स पुअर हो गया है। ध्यान रखिएगा जिस टाइम इस पर्टिकुलर चीज़ को मतलब लगाया जाता है ना, केमिकल फर्टिलाइजर को जब अप्लाई किया जाता है उस टाइम तो वो सही तरीके से काम करता है, बट धीरे धीरे वो सॉइल डिग्रेडेशन करना कॉज कर देता है। अगर हम बात करें 63% जो अरेबल लैंड है कीनिया के अंदर वो अब एसिडिक हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है जब तक वो वहाँ का सॉल्ट जो है, एक्स्ट्रा सॉल्ट वो बाहर ना निकले, जिसके कारण ऑब्वियसली देखो अब क्रॉप्स नहीं आ रहे हैं, तो क्रॉप्स जो है जो मॉल्स हैं, मिल्स हैं, वहाँ तक फैक्ट्रीज तक नहीं पहुँच रही है, उसके कारण फूड प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसके कारण जो बेसिकली रिलायंस है इम्पोर्ट्स के ऊपर, वो रिलायंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हम रिलायबल हो गए हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी अनकल्टिवेबल अरेबल लैंड है, मतलब जो अरेबल तो है, मतलब जिनकी खेती हो सकती है बट अब खेती हो नहीं पा रही है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसमें 65% से ज़्यादा जो है अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। ये लोग $60 बिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने फूड इंपोर्ट्स के ऊपर, इसके बावजूद उन्होंने अपने खुद के डोमेस्टिक सिस्टम को अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है। इसके अलावा अभी रिसेंटली कॉल आ रहा है पूरे के पूरे कंट्री के अंदर कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, केमिकल फर्टिलाइजर की जो डिपेंडेंसी है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करो, राइट। अगर हम जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे ने कुछ साल पहले ही लोकल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके कारण ऑब्वियसली बहुत सारे जो चैलेंजेस थे, जैसे कि अवेलेबिलिटी का चैलेंज, अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज, ऑर्गेनिक मैटर का, ये सब सॉल्व हो गया, बिकॉज डिमांड बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया, राइट। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई। आज के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्सेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। इसके अलावा आप चाहे तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, सो दैट उनको भी ये चीज़ सीखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।